हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित एक कहानी बोझ। तो आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग, ब्याह। सागरपुर गांव में सप्ताह भर से समारोह और उत्सव की ऐसी धूमधाम है जैसी 4-5 कोस तक के गांव के लोगों ने आज तक कभी देखी सुनी नहीं है। ढोल बाजों, नौबत नगारों और कांसे के स्वर तालों तथा छेनों के दिन रात हो रहे मधुर संगीत से सारा क्षेत्र आनंदमय हो उठा है। दिन रात हो रहे इस कोलाहल से गाय बछड़े जैसे पशु विचलित हो उठे थे, क्योंकि उनकी शांति भंग हो गई थी। किंतु मनुष्यों के लिए तो बढ़िया मनोरंजन था। यह आयोजन सागरपुर के जमींदार श्री हरदेव मित्र के इकलौते 14 साल नौबालिग लड़के के विवाह के उपलक्ष्य में किया जा रहा था। बर सत्येंद्र के पिता जमींदारी से 25-26 हजार वार्षिक आय वाले संपन्न एवं प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। छोटी आयु के बाल के विवाह का कारण था लड़के की मां का यथाशीघ्र बहू का मुंह देखने की इच्छा थी। सत्येंद्र बाबू का विवाह वर्धमान जनपद के अंतर्गत दिलजानपुर इलाके के जमींदार श्री कामाख्या चौधरी की छोटी पुत्री सरला के साथ हुआ। सुंदर सलोनी पत्नी को पाकर सत्येंद्र बहुत प्रसन्न है। 10 वर्षीय गोरी चिट्टी रूपवती एवं आकर्षक बहू को पाकर सत्येंद्र की मां की प्रसन्नता का भी कोई अंत नहीं था। हरदेव मित्र ने अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रथा के अनुसार विवाह के दूसरे वर्ष बहू को उसके मायके भेज दिया। सत्येंद्र की मां की दृढ़ विश्वास था कि विवाहित महिला का अपना घर ससुराल है, मायके में उसके जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं। सत्येंद्र की पढ़ाई के कारण हरदेव बाबू को अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता में ही रहना पड़ता था। अतः सरला को भी कलकत्ता लाया गया था। छोटी बच्ची होने के कारण सरला अपने ससुर से भी बोल लेती थी। इतना ही नहीं, पति की उपस्थिति में सास से भी बातचीत कर लेती थी। बहू का यह आचरण लीक से हटकर होने पर भी सास के लिए आनंददायक ही था। कुछ दिनों के बाद सरला के पिता कामाख्या बाबू लड़की को अपने घर ले गए। 2-1 महीनों के बाद सत्येंद्र ने किताबों की धूल झाड़ने और दवात में स्याही डालने की व्यवस्था न होने की शिकायत की, तो मां ने बेटी की मानसिकता को समझकर अपने पति से बात की और फिर जमींदार साहब ने बहू को लिवा लाने के लिए आदमी भेज दिया और सरला ससुराल आ गई। सत्येंद्र के सभी छोटे बड़े काम, किताबों की झाड़ पोछ, कॉलेज जाने से पहले वस्त्र तैयार रखना, कफों में ठीक बटन डालना आदि सरला ही निपटाती थी। सरला इस बात का ध्यान रखती थी कि सत्येंद्र अपने दोनों पैरों में एक ही जूते पहनकर कॉलेज जाए और धोबी की मूर्खता के कारण उसे फटा दुपट्टा न पहनना पड़े। सरला के मायके चले जाने पर स्वभाव से लापरवाह सत्येंद्र से इस प्रकार की गलतियां हो जाया करती थी और उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता था। वस्तुतः सत्येंद्र के ये सभी काम केवल सरला ही ठीक ढंग से कर पाती थी। किसी और के द्वारा कुछ किए जाने पर सत्येंद्र संतुष्टि नहीं होता था। अतः सरला को मायके से ससुराल लाना आवश्यक हो गया था। कहानी का दूसरा भाग, सुशीला के पुत्र का अन्नप्राशन। सरला की बड़ी बहन सुशीला के पुत्र के अन्नप्राशन के अवसर पर कामाख्या बाबू अपनी छोटी बेटी को ले जाने के लिए कलकत्ता आए। सुशीला ने जीजा के साथ अपनी जीजी के आने के लिए विशेष अनुरोधपूर्ण पत्र भी लिखा है। सुशीला ने पिछले 3 साल से दिलजानपुर न गई सरला से मिलने की अपनी उत्सुकता भी प्रकट की है। सत्येंद्र के चलने के सहमत हो जाने पर कामाख्या बाबू आनंदित हो उठे और लड़की और दामाद के साथ खुशी खुशी रवाना हो गए। सरला की माँ भी 3 साल के बाद लड़की और दामाद से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। सुशीला न तो उन दोनों सत्येंद्र और सरला के पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत ही नहीं किया, अपितु अत्यंत चाटुकारिता भरे वचनों से आभार प्रकट करके उन्हें प्रफुल्लित भी कर दिया। शुभ संस्कार के निपट जाने
के उपरांत सत्येंद्र के जाने की इच्छा प्रकट करने पर सरला की मां ने विशेष खुशामद और अनुरोध के साथ कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया। सरला ने भी मां का साथ दिया और अपने पति से रुकने को कहा, तो सत्येंद्र भी मान गया। 2-4 दिन बाद सत्येंद्र द्वारा जाने की अनुमति मांगे जाने पर सरला और उसकी मां द्वारा फिर खुशामद की गई, परंतु सत्येंद्र की पढ़ाई लिखाई की हो रही हानि को देखते हुए उसे जाना ही था। परीक्षा की तिथि भी निकट आ रही थी, अतः सत्येंद्र ने जाने की ठान ली। सरला ने जाते हुए सत्येंद्र से पूछा, मुझे लिवा जाने के लिए आप कब आएंगे? जब तुम्हारा आने का मन हो बता देना। सरला बोली, और कब बताना है? आप 10-12 दिनों के बाद मुझे ले जाइएगा। सत्येंद्र को सरला के इतना शीघ्र लौटने की आशा नहीं थी, अतः वह बहुत प्रसन्न हो गया। आंखों में आंसू भरकर पति को विदा करती हुई सरला विनम्र और मधुर शब्दों में बोली, एक तो आप मेरी चिंता में मत घुलते रहिएगा, और दूसरे, रात रात भर पढ़ने में अपनी आंखें खराब मत कर लीजिएगा। रात के 10 बजे के बाद न पढ़ने के लिए तो सरला ने सत्येंद्र को अपने सिर की कसम से बांध दिया। सत्येंद्र खाली और उदास मन लिए लौट गया। घर आने पर एक दिन सत्येंद्र एक पुस्तक पढ़ने बैठा तो मन उड़कर किसी और स्थान पर चला गया था। पुस्तक को बंद करने से पहले सत्येंद्र को हिसाब लगाने पर पता चला कि उसने इतने समय में केवल 26 पंक्तियां 1-1.5 पृष्ठ ही पढ़ा है। अपनी स्थिति पर गंभीर होकर वह सोचने लगा कि इसी प्रकार चलता रहा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। चिंता ने चिंतन का रूप ले लिया और दुख क्रोध में बदल गया। वह अपनी पत्नी सरला पर झुंझलाने लगा। यदि सरला उसके साथ लौट आती तो पिछले 5 दिनों से उसका मन इस प्रकार बिदका न रहता। पहले मेरी सोच थी कि वह मेरी पढ़ाई में बाधा डालती है। 10 बजे के बाद मुझे न पढ़ने के लिए जबरदस्ती लैंप बुझा देती है। उसे कहीं भेज देने पर ही मैं ठीक से पढ़ सकूंगा, किंतु अब तो स्थिति एकदम उलट लगती है। कल ही सरला को बुलाता हूँ। यदि लज्जा के चक्कर में पड़ा रहा तो मेरा असफल होना निश्चित हो जाएगा। अब सत्येंद्र की चिंता का विषय था सरला को बुलवाने का कोई उपाय खोज निकालना। सीधे सीधे माँ बाप से कहना अशिष्टता थी। वे व्यंग में कह सकते थे 2 दिन में ही। इतने में नौकर द्वारा ला कर दिए तार को लिफाफा खोलकर सत्येंद्र ने पढ़ा तो उसका कलेजा धक से रह गया। सरला की बीमारी के समाचार से उसका दिमाग चकराने और दिल धड़कने लगा। सत्येंद्र अपने पिता के साथ उसी दिन दिलजानपुर रवाना हो गया। घर पहुंचने और कामाख्या बाबू से भेंट होने पर हरदेव बाबू ने ऊंची आवाज में पूछा, बहू रानी की तबीयत कैसी है? कमरे में जाने पर हरदेव बाबू को स्पष्ट पता चल गया है कि हैजे का प्रकोप है। सरला हड्डियों का ढांचा मात्र बन गई थी, यहाँ तक कि पहचान में ही नहीं आती थी। कमल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुम्हलाकर काला स्याह पड़ गया है और आंखें गड्ढों में धंस गई है। सत्येंद्र ने थरथराती आवाज दी, सरला, क्या हुआ है तुझे? तूने यह कैसी सूरत बना रखी है? सरला ने अपने पति के चीर परिचित मधुर स्वर को सुना तो आंखें खोली। पति से मजाक करने के अपने सामान्य स्वभाव के कारण वह हंसती हुई बोली, क्या लेने आए हैं आप? सरला की दशा को देखकर सत्येंद्र का दिल बुझ गया। उसके लिए अपने को संभालना कठिन हो गया, अतः वह बिलखने और आंसू बहाने लगा। सत्येंद्र को मालूम था कि रोगी के सामने रोना ठीक नहीं होता, परंतु अपने भावों पर काबू पाना भी तो कोई आसान काम नहीं है। अपने किसी प्रियजन की इस विवश स्थिति को देखने का सत्येंद्र का यह पहला अवसर था, अतः उसके लिए धीरज रखना कठिन हो रहा था। सरला ने अपने पति को पहली बार रोते हुए देखा तो प्यार से उसे झिड़कते हुए बोली, मर्द होकर रोते हैं? आपको ऐसी बेहलता शोभा नहीं देती। आंसू पोंछते हुए सत्येंद्र बोला, जब दिल दुखी है तो आंसुओं को रोकना
कैसे संभव है? क्या रोने पर स्त्रियों का ही अधिकार है? पुरुष के मन के भीतर कैसी भी ज्वाला क्यों न धधकती हो, तो क्या उसे अपनी वेदना प्रकट करने का अधिकार नहीं है? क्या पुरुष रोने से स्त्री बन जाता है? सरला, तेरी इस व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूँ। पति के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे दबाते हुए सरला ने पूछा, आपको पुनर्जन्म में विश्वास है या नहीं? सत्येंद्र बोला, पहले मानने न मानने की बात छोड़ी, तुम अपनी कहो, आगे से मानूंगा। सरला के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। रोगी को औषधि पिलाने का समय हो जाने पर डॉक्टर बाबू के साथ कामाख्या बाबू और हरदेव महाशय ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर ने नाड़ी परीक्षण के बाद कहा, स्थिति गंभीर है, बचने की कोई आशा नहीं है। ईश्वर के चमत्कार की बात अलग है। शाम को हरदेव बाबू अपने बेटे के साथ कलकत्ता लौट गए। कहानी का तीसरा भाग, पुनर्विवाह। पत्नी के साथ सुख भोग से बिताए दिनों के बीते समय की अथवा मधुर स्वप्न की स्मृति शेष रह जाने वाले किसी भी व्यक्ति का दुखी एवं विचलित होना सर्वथा स्वाभाविक ही होता है। सत्येंद्र भी इसका अपवाद नहीं था। उसे भी लगता था मानो स्वर्ग से धकेल कर उसे अकेला तड़पने को पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। सया पर जीवन सहचरी के रिक्त स्थान को देखकर उसे समझ नहीं आता कि अपने दुर्भाग्य के लिए किसे कोसे अथवा किसे दोष दे। सुख के सागर में आनंद से डुबकियां लेता हुआ अपने को किसी मछियारे के जाल में फंस गया सा अनुभव कर रहा था। स्त्री के न पाने से आधी रात को पलंग से उतरकर सत्येंद्र खिड़की के पास आ बैठा और सागरपुर के अंधकार को देखे जा रहा था। मौन खड़े पेड़ पौधे मानो उसके साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। रात की शीतल बयार साए साए की ध्वनि करती हुई बह रही थी। सत्येंद्र इस वायु में भी अपने कोई संदेश ढूंढ रहा था और वह एक ही संदेश था, मेरी सरला अब नहीं रही। क्रूर मृत्यु ने जवान होने से पहले ही उसे ले लिया। उसकी स्थिति सावन के अंधे को सब कहीं हरा ही हरा दिखना। वह मर गई, वह नहीं रही। पिंड कुलिया भी अब बहू बात कर न बोलकर यही बोलती है, बहू मर गई। सभी पक्षी इसी एक बात को स्वर दे रहे हैं। रात की ठंडी वायु भी इसी स्वर में अपना स्वर मिला रही है। भीतर से आवाज आती है, सत्येंद्र बहुत हो गया, अब और कितने दिन इसी प्रकार विलाप करते रहोगे? क्या तुम्हारे इस प्रकार रोने बिलखने से सरला लौट आएगी? समझदारी तो परिस्थितियों से समझौता करने में ही है। किसी के आने जाने से संसार के काम रुक नहीं जाते। अंधकार में देखते सत्येंद्र को लगा कि दूर आकाश में चमकता एक सितारा उसका पथ प्रदर्शन करता हुआ उसे यह सब कह रहा है। सत्येंद्र इस आशंका से आंखें नहीं मीच पाता कि कहीं उसकी सरला उसकी आंखों से ओझल न हो जाए। काफी देर जागते रहने से ऊँघ लग जाती है और वही खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। प्रातःकाल आंख खुलते ही फिर प्रियतमा की छवि आंखों के सामने घूमने लगती है। अब तो उसे चांदनी भी जलाती हुई सी लगती है। हाँ, क्षीण प्रकाश वाला नक्षत्र उसे अवश्य अब भी दिखाई दे जाता है। एमए की परीक्षा में असफल होने का सत्येंद्र को कोई दुख नहीं है। वस्तुतः सफल होने में भी उसकी कोई रुचि नहीं। अब तो पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता। वह सोचता है कि यदि परीक्षा उत्तीर्ण कर भी लेता तो क्या सरला मिल जाती। हरदेव बाबू सपरिवार गांव लौट आए हैं क्योंकि सत्येंद्र को अब कॉलेज जाना आवश्यक नहीं लगता। वह घर में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर सकता है। उसका तो उल्टे अब यह मानना है कि नगर के कोलाहल में पढ़ाई की ही नहीं जा सकती। वस्तुतः सत्येंद्र अब पहले वाला सत्येंद्र नहीं रहा। उसका चेहरा और उसकी चाल ढाल से पता लगता है कि एकदम बदल गया है।
देखने वालों को ऐसा लगता है मानो वह किसी भयंकर रोग से अभी अभी मुक्त हुआ है। दोपहर को सतेंद्र कमरे के दरवाजे बंद करके सारे फोटोग्राफ्स को झाड़ पोंछ कर साफ करता, अपनी पुरानी पुस्तकों पर पड़ी धूल को साफ करता, हारमोनियम को और उसके कवर को भली प्रकार पोंछता, सरला की पहले से ही साफ सुथरी पुस्तकों पर कपड़ा लगाता। इससे निपटकर सरला को बढ़िया पैड पर पता लिखना भी नहीं भूलता था। उसका मन उसे प्रबोधित करता कि संसार में अकेले तुम ही ऐसे नहीं हो जिसे अपनी प्रियतमा का वियोग झेलना पड़ता है। फिर प्रेम में उन्मत्त होने की भी एक सीमा होती है। किसी भी व्यक्ति को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मरने वाले के पीछे कोई मर नहीं जाता। जीवित व्यक्ति को अपना जीवन फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। अपना घोंसला टूट जाने पर क्या पक्षी नीर का पुनः निर्माण नहीं करते? सतेंद्र की बुद्धिमती माँ के से बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अपने सतेंद्र की यह स्थिति अब देखी नहीं जाती। दुखी तो मैं भी हूं, किंतु क्या किया जा सकता है? क्या दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता? नई बहू के आने पर लड़के की हंसी लौट आएगी। पति की अनुमति पाकर भोजन करने बैठे सतेंद्र से उसकी माँ बोली, बेटा मेरी एक बात मानोगे? सतेंद्र के क्या पूछने पर उसकी माँ बोली, तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। सतेंद्र बोला, अब इसकी क्या आवश्यकता है? माँ ने पहले से ही अपने रुदन से लड़के को फुसलाने की योजना बना रखी थी। टप टप आंसू गिराती हुई वह बोली, अभी तेरी आयु ही कितनी है? सरला की याद को भुलाना कठिन है, किंतु उसके लिए सारा जीवन उजारा तो नहीं जा सकता। अभी तो 21 का भी नहीं हुआ। दूसरे दिन हरदेव बाबू ने बेटे के दूसरे विवाह का चर्चा की तो सतेंद्र चुप रह गया। बेटे की चुप्पी को बाप ने उसकी मौन स्वीकृति समझ लिया। अपने कमरे में आया सतेंद्र सरला के चित्र के सामने आ खड़ा हुआ। सरला को संबोधित करता हुआ सतेंद्र बोला, सरला सुनती हो, ये लोग मेरा दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। चित्र बोलता नहीं, यदि कहीं बोलता होता तो उसके सिवा और क्या कहता। बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो। कहानी का चौथा भाग। नलिनी। सुमुहूर्त में सतेंद्र ने कलकत्ता में सुमुखी नलिनी को देखा। लड़की रूपवती एवं आकर्षक थी, किंतु सरला को न भुला पाए सतेंद्र ने दूसरे विवाह को भार स्वरूप ही माना। विवाह के बाद 2 साल तक नलिनी मैके में ही रही। सतेंद्र की माँ ने नलिनी जैसी सुंदर बहू को पाकर बेटे को सरला को भुलाने और नया जीवन जीने की सलाह दी, किंतु सतेंद्र ऐसा न कर सका। उसे नलिनी के साथ रात भर एक सया पर सोना सुहाता ही न था। नलिनी लज्जावश पति से कुछ नहीं कहती तो सतेंद्र उसकी चुप्पी को अपने लिए वरदान मानता है। एक रात नींद खुल जाने पर अपनी सया पर नलिनी को न पाकर सतेंद्र उठ बैठा। अंधेरे में नजर पड़ी तो उसने खिड़की के पास नलिनी को बैठा देखा। खुली खिड़की से चांदनी भीतर कमरे में छिटकी पड़ी थी। चांदनी में चमकता नलिनी का खिला मुख सतेंद्र को बड़ा मोहक लगा। सतेंद्र ने उसकी ओर कान दिए तो उसे नलिनी का रोना सुनाई दिया। सतेंद्र के नलिनी पुकारे जाने को अपना सौभाग्य मानती नलिनी कुर्सी से उठकर सतेंद्र के पास जा बैठी। सतेंद्र ने पूछा, रोती क्यों हो? नलिनी और अधिक जोर से टप टप आंसू गिराने लगी। 16 साल की लड़की भला अपने पति द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा को कब तक सहन करती? काफी देर तक रोने से जी हल्का कर चुकी नलिनी बोली, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? सतेंद्र का भी रोने का मन कर रहा था, किंतु उसने अपने को संभाला और बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ गपशप नहीं कर पाता,
नलिनी को चुप देखकर थोड़ी देर के बाद सत्येंद्र पुनः बोला, वस्तुतः सोचा था कि मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहने का कोई लाभ नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें वह सब बता दूंगा जिससे तुम्हें मेरे इस प्रकार के व्यवहार के कारण पता चल सके। मैं अब तक अपनी पहली पत्नी सरला को भुला नहीं सका हूँ। उसे मैं न तो भुला पाना चाहता हूँ और न ही भुला पाने की मुझे कोई आशा है। इस स्थिति में तुम मुझे अभागे से आ जुड़ी हो। वह तुम्हें अपने हृदय के उस आसन पर कैसे बैठाए जहाँ पहले से कोई जमी बैठी हो। मैं तुम्हें कभी सुख दे पाऊंगा या तुमसे प्रेम कर पाऊंगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। तुम मुझ पर विवाह करके किसी का जीवन नष्ट करने का आरोप लगा सकती हो, परंतु मैंने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया। मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी पति पत्नी के रूप में रह सकेंगे। आधी रात के सोने में पति पत्नी होने पर भी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी से बने बैठे रहे। सत्येंद्र को नलिनी के सिसकने का पता चल गया। सत्येंद्र भी रो रहा था, किंतु उसके रोने का कारण दिवंगत पत्नी सरला की भूली बिसरी बातों का स्मरण हो आना था। यहाँ तक कि सरला का चेहरा उसकी आंखों के आगे सजग हो उठा और सरला के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अब आप क्या लेने आए हैं? सत्येंद्र न चाहकर भी रोने लगा। वस्तुतः रोने का रोकना उसके बस में नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों से निकले आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। अपने आंसुओं को पोंछकर और नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर सत्येंद्र बोला, नलिनी, रोना धोना छोड़ो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वस्तुतः मेरा हृदय की वेदना को समझने की किसी ने परवाह ही नहीं की। किसी ने यह सोचने की चिंता ही नहीं कि मैं दूसरे विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं या नहीं। मैं भीतर ही भीतर कितना दुखी हूं और किस प्रकार तिलमिला रहा हूं। इस ओर किसी ने ध्यान दिया होता तो तुम्हारी ऐसी नियति न होती। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं स्वस्थ हो गया तो तुम्हें हृदय से प्यार कर सकूंगा और फिर सच्चे मन से तुम्हारी देखरेख का दायित्व संभालूंगा। स्नेह के आश्वासन के साथ लगे यदि एवं किंतु जैसे शब्द मिलने घातक होते हैं। इसे तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। काफी समझदार होने के कारण नलिनी पति के गहरे दुख को ठीक से समझ गई। पति के मुंह से अपने प्रति उसने प्रेम न होने को सुनकर भी वह न रुष्ट हुई, न उसने अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाए और न ही ऐसे पति के प्रति मन में दुर्भाव लाई। यद्यपि 16 साल की लड़की के लिए रूठना, अहंकार करना और पति को खरी खोटी सुनाना आदि सभी कुछ संभव है। इस आयु में अपने पर नियंत्रण रखने का विवेक ही कहाँ होता है। फिर भी इस लड़की ने एका कुछ भी गलत काम नहीं किया। इस बुद्धिमती लड़की ने सोचा, पति को अपने अनुकूल बनाना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि अपने अहंकार से उन्हें अपने से और अधिक दूर करने जैसी उद्धता करनी चाहिए। बस उस दिन से नलिनी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने पति को व्यथा मुक्त करना हो गया। वह जानती थी कि सरला के विरुद्ध कुछ कहने का परिणाम उल्टा पति के दुख में वृद्धि करना होगा। अतः उसने पति को व्यथा को ध्यान से सुनने, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने तथा पति के प्रेम को आदर्श बताकर इसके लिए उनकी सराहना करने का मार्ग अपनाया। तो धीरे धीरे वह सत्येंद्र के निकट आती गई। दुखी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने वाला आत्मीय बंधु ही लगता है। अब सत्येंद्र को नलिनी का संग अच्छा लगा। दोनों की रातें एक साथ बीतने लगी। सत्येंद्र जब अपने पिछले प्रेम की बातें करता तो नलिनी विस्तार से सुनाने के लिए उसे उत्साहित करती और अधूरी बात को पूरा करने का अनुरोध करती। बस इसलिए वह उसके निकट आती गई। कहानी का भाग 5। 2 वर्षों के पश्चात। 18 साल की हो गई नलिनी को बहू बनकर इस घर में आए 2 साल बीत गए हैं।
अब उसे पति द्वारा अपनी उपेक्षा किए जाने का कोई कष्ट नहीं है। उसने अपने विवेक से पति के हृदय पर अधिकार कर लिया है और उसके प्रेम को जीत लिया है। सत्येंद्र नाथ इन दिनों पौना का डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गया है। पत्नी द्वारा की जा रही सेवा तथा देखभाल से उसके स्वभाव एवं रहन सहन में भारी परिवर्तन आ गया है। कचहरी से लौटने पर सत्येंद्र को नलिनी के साथ बैठकर गपशप व हंसी मजाक करने, शतरंज आदि खेलने तथा गाना बजाना सुनने में आनंद आने लगा। एक शब्द में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि सत्येंद्र सही अर्थों में एक आदर्श पति बन गया है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जो वस्तु उसे सुलभ नहीं, वह उसकी प्राप्ति के लिए ललायित रहता है। अशांत व्यक्ति शांति की खोज में भटकता है तो शांत व्यक्ति को सूनापन काटने को दौड़ता है, एकदम अखरता है। मनुष्य का स्वभाव है छल के पीछे भागना, अर्थात हाथ से छूटी मछली को ही बड़ी मछली समझकर पछताना। सत्येंद्र भी हार मांस का पुतला होने के कारण इसका अपवाद नहीं हो सकता। नलिनी द्वारा इतने यत्न और सावधानी से की जा रही सेवा शुश्रूषा के बाद भी उसने मन में कभी कभार मेघों के बीच बिजली की चमक के समान अशांति उत्पन्न हो जाती है। इस अशांति के कारण पल भर के लिए ही सही, जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न हलचल के समान उसका मन भी आंदोलित हो उठता है। इस स्थिति से पति को उबारने में नलिनी को काफी श्रम करना पड़ता है। बीच बीच में तो वह बेचारी निराश सी होने लगती है। उसे इतने दिनों की अपनी साधना, तपस्या, चेष्टा तथा सहनशीलता पर पानी फिरता सा लगता है, क्योंकि नलिनी के किसी भी कार्य में नाम मात्र की त्रुटि देखने पर सत्येंद्र के मुंह से नलिनी को सदैव यही सुनने को मिलता है, सरला होती तो यह गलती, यह भूल चूक, यह त्रुटि अथवा यह छिद्र कदापि नहीं होती। सरला का नाम सुनते सुनते नलिनी के कान पक गए थे। कौन जाने कि सरला सचमुच इतनी पूर्ण तथा परिकृष्ट थी कि उसके द्वारा कुछ गलत होने के विषय में सोचा तक नहीं जा सकता, अथवा यह केवल सत्येंद्र का उसके प्रति आदर का भाव था। क्या सत्य है? यह तो अंतर्यामी ही जानते होंगे। हम तो केवल यही कह सकते हैं कि जो चला गया है उसे सर्वोत्तम मानना मनुष्य की स्वभावगत दुर्बलता है। इसलिए कचहरी से लौटने पर नलिनी को सामने न पाकर सत्येंद्र की यही प्रतिक्रिया होती, कहाँ वह सरला, कहाँ यह नलिनी। इस प्रकार सत्येंद्र सरला को भुला नहीं पा रहा था, अथवा यूं कहें कि वह भुलाना चाहता ही नहीं था। इस तथ्य सरला को न भुला पाना से परिचित नलिनी अपनी ओर से सदैव पति के समीप रहने की चेष्टा करती है। बुद्धिमती नलिनी ने न कभी चाहा और न प्रयास ही किया कि उसका पति सरला को सदा के लिए भूल जाए, किंतु हाँ, इसके लिए वह अवश्य दुखी मानती है कि बेचारा सत्येंद्र निरर्थक कष्ट भोग रहा है। अतः वह पति के समीप बनी रहने का सजग रहती है। वह इसी को अपना परम सौभाग्य मानती है कि उसके पति उसकी उपेक्षा अथवा उसका अनादर नहीं करते। पौना के प्रतिष्ठित वकील गोपीकांत कलकत्ता में नलिनी के मायके के पड़ोसी हैं। नलिनी वकील साहब को काका और उनकी पत्नी को काकी कहती है। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना है। गांव के संबंध से सत्येंद्र भी वकील साहब का काफी समय सम्मान करता है। सत्येंद्र का मकान वकील साहब के मकान से दूर अवश्य है, फिर भी दोनों परिवारों में मधुर संबंध है। नलिनी कभी कभार वकील साहब के घर चली जाती है, क्योंकि उनकी लड़की हेमा उसकी बचपन की सहेली है। दोनों एक दूसरे से मिलने को सदा उत्सुक रहती है। एक दिन सत्येंद्र के कचहरी चले जाने पर घर में अपने को खाली अनुभव करती नलिनी चित्र बनाने बैठी ही थी कि उसके आंगन में एक गाड़ी आकर रुकी। तो नलिनी ने अनुमान लगाया कि हेमा आई होगी। पलक झपकते हेमांगनी नलिनी के सामने खड़ी थी। नलिनी को बाह से खींचते हुए हेमा बोली, अब हमारे घर चलो, कल मेरे भैया की बहू आई है, चलकर उससे मिलो। नलिनी बोली, तू अपनी भाभी को साथ क्यों नहीं ले आई? हेमा ने कहा,
अभी नई भाभी को इधर कैसे लाया जा सकता है? तो फिर मैं भी नहीं चलती। तू कैसे नहीं चलेगी? चलती है या घसीटना शुरू करूं? कोई घसीटते पर तुल जाए तो नलनी जैसी किसी के लिए न जाना अथवा इनकार करना कठिन हो जाता है। नलनी भी सहमत हो गई। हेमा के घर जाने में नलनी की हिचकिचाहट का कारण यह था कि उसे वहां से लौटने में देर हो जाती है। पहले 2 बार वहां गई नलनी यह सब देख चुकी है कि उसके पति उससे पहले ही कचहरी से लौट आए हैं। सत्येंद्र बाबू भले इस ओर ध्यान न दे, किंतु अपने थके मांदे पति को पंखे की बयार न कर पाने के कारण नलनी अपने को लज्जित अनुभव करती है। आज प्रयत्न करने पर भी नलनी 7 बजे से पहले घर न पहुंच सकी। अखबार पढ़ रहे सत्येंद्र ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। उन्हें नलनी ही खिलाती पिलाती थी और आज वह अनुपस्थित थी। नलनी के आने पर सत्येंद्र हंसा, किंतु नलनी को यह हंसी दंश जैसी लगी। उसने तत्काल आसन बिछाकर खाना परोसा, किंतु सत्येंद्र ने उस ओर ध्यान दिया ही नहीं। भूख न होने की कहकर बैठा रहा। नलनी को मान मनोबल का कोई लाभ न हुआ। फलतः वह समझ गई कि उसके पिया रूठ गए हैं। भाग 6 भाग्य पलट गया। हेमांगनी के पति उपेंद्र बाबू ने आज अपनी पत्नी को ले जाना है। बहुत दिनों से न मिली हेमा ने नलनी को बड़े आग्रह से बुलाया है। नलनी के पति की आज्ञा के बिना घर छोड़ने की शपथ ले रखी है। आज इस प्रण की रक्षा का अर्थ होगा प्रिय सखी से भेंट न होना। हेमा ने 3 बजे की गाड़ी से प्रस्थान करना है और सत्येंद्र को 5 बजे के बाद घर लौटना है। अतः पति की आज्ञा का मिलना संभव ही नहीं। अपने मन में उठे तर्क वितर्कों पर विचार करने के पश्चात नलनी ने अंततः आज पति की आज्ञा के बिना ही जाने का निश्चय कर लिया। नलनी वहां पहुंची तो हेमा 3 बजे की गाड़ी से नहीं जा सकी। उसने नलनी को भी अपने से अलग न होने दिया। नलनी अपने पति को होने वाली असुविधा और उसकी नाराजगी के बाद कह न सकी। बहुत देर होती देख छुटकारा पाने के लिए नलनी ने यह सब कहा, तो भी हेमा ने उसे हंसी में उड़ा दिया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती है अथवा अपने पति को नकेल डालना नहीं जानती? इस पर नलनी मन मारकर रह गई। चाहकर भी वो पीछा न छुड़ा सकी। रात के 10 बजे घर लौटी नलनी को अपने पति के बाहर सो जाने का पता चला। नलनी से अत्यंत स्नेह करने वाली उसके मायके से उसके साथ आई नौकरानी मातंगनी को भी आज बेटी जैसी मालकिन की उल्टा सीधा सुनना पड़ा। सारे घर में केवल वही जानती थी कि सत्येंद्र बाबू के बाहर सोने का कारण उनका अपने को अपमानित होना मानने से उत्पन्न क्रोध है। रात के सन्नाटे में बिस्तर पर पड़ा सत्येंद्र अपनी दिवंगत पत्नी सरला के अरुण कमल जैसे चेहरे का ध्यान करता हुआ वर्तमान पति नलनी के चेहरे के साम्य वैषम्य पर विचार कर रहा था तथा नलनी के प्रेम को सरला के प्रेम के सामने तुच्छ ठहरा रहा था। ठीक उसी समय धीरे से दरवाजा खोलकर नलनी ने पति के शयन कक्ष में प्रवेश किया। सत्येंद्र ने नलनी को देखा और आंखें बंद कर ली। नलनी सत्येंद्र के पैताने बैठ गई और सत्येंद्र आंखें मीचकर चुपचाप पड़ा रहा। काफी देर की चुप्पी के बाद सत्येंद्र ने कठोर स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नलनी रोने लगी। उस पर सत्येंद्र ने और अधिक भड़क कर कहा, रात काफी हो चुकी है, जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। रोती बिलखती नलनी बोली, आप ऊपर कमरे में चलने की कृपा कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं इस समय कहीं नहीं जाऊंगा। नलनी जानती है कि सत्येंद्र को उसका रोना नहीं सुहाता, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछ डाले और पति के चरणों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाती हुई बोली, बस इस बार क्षमा कर दीजिए, यह स्थान सुविधाजनक नहीं है, ऊपर चलिए। नलनी सत्येंद्र के हठ से परिचित थी। एक बार उसने तो ठान लिया, उससे उसे टस से मस नहीं किया जा सकता था। वह बोला, यह समय सुविधा असुविधा पर विचार करने का नहीं है। इस समय मुझे नींद लगी है, मुझे सोने दो और तुम भी जाकर सो। नलनी अपने कमरे में चली गई और उसने रोते रोते पूरी रात गुजार दी। वह हेमांगनी को कोसने लगी और मन ही मन कहने लगी कि अब मेरी इस डूबती नैया को क्या तू किनारे लगाने आएगी। अगले दिन ही सत्येंद्र न तो घर के भीतर आया और न ही
उसकी नलनी से भेंट हुई। नलनी ने अपनी दासी मातंगनी के हाथ एक पत्र लिखकर भेजा, किंतु सत्येंद्र ने उसे बिना पढ़े ही फाड़ दिया और दासी को भविष्य में किसी पत्र को न लाने का कठोर निर्देश दिया। 4-5 दिनों के बाद अपने बड़े भाई नरेंद्र के पौना आने पर नलनी प्रसन्न होने तथा साथ साथ आश्चर्यचकित भी हो गई। उसने पूछा, भैया कैसे आना हुआ? हंसता हुआ नरेंद्र बोला, तू तो घर चलने को बहुत उतावली हो रही है बहन। स्तब्ध हुई नलनी बोली, मैं उतावली? नलनी को सारा मामला समझते देर न लगी, अतः पलट कर बोली, हाँ, बहुत दिनों से भेंट जो नहीं हो सकी। भाग 7। भाग्य की प्रबलता। पति को प्रणाम कर जिस दिन नलनी अपने भाई के साथ मायके गई, उस रात सत्येंद्र एक क्षण के लिए भी सो न सका। वह रात भर यही सोचता रहा कि यह सब न करने पर भी काम चल जाना था। एक समय तो गाड़ी को लौटा लाने का विचार भी आया, किंतु अभिमान के कारण कुछ करना संभव न हुआ। नलनी मायके की दासी मातंगनी को भी साथ लेती गई। वह इस विदा के वास्तविक कारण से परिचित थी। नलनी ने दासी को घर में किसी को कुछ न बताने की कठोर चेतावनी दे दी, क्योंकि उसके पति की बदनामी होगी, जिसे वह कभी सहन नहीं कर सकती थी। मायके पहुंचकर नलनी ने माता पिता को प्रणाम किया, छोटे भाई को गोद में उठाकर चूमा, किंतु उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक न आ सकी। माँ ने कहा, एक ही दिन की यात्रा में मेरी बेटी के चेहरे पर थकान झलकने लगी है। सुनकर नलनी हंस तो दी, किंतु उसकी हंसी सूखी थी। कभी कभी संसार में किसी साधारण कारण से बड़े भारी उत्पात हो जाया करते हैं। उदाहरणार्थ शूर्पणखा की साधारण प्रणय चेष्टा ही स्वर्ण नगरी लंका के विनाश का कारण बन गई। एक स्वप्न को सत्य समझने से महाराज हरिश्चंद्र को घोर कष्ट झेलना पड़ा। साधारण घटना के भयंकर परिणाम वाली घटनाओं से सभी देशों के इतिहास भरे पड़े हैं। यदि सत्येंद्र नाथ भी अपने अभिमान के कारण अपना घर उजाड़ बैठा, तो यह कोई अनोखी बात नहीं है। नलनी कभी अहंकार का शिकार नहीं हुई थी। पति के मन को कष्ट न पहुंचाने की इच्छा से वह चुपचाप थी, किंतु अब उसकी सहन शक्ति चूक गई थी। वह अब सोचने लगी कि यदि वह पति द्वारा त्याग दी गई है, तो जीकर क्या करेगी? उसने जीने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? नलनी के मन में उत्पन्न अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जबकि सत्येंद्र के मन में उत्पन्न अहंकार लगभग समाप्त हो चुका था। वस्तुतः सत्येंद्र का अभिमान तो दिखता था, क्योंकि नलनी के बिना उसके लिए एक दिन भी गुजारना कठिन था। और यह भी एक निश्चित सत्य है कि अहंकार का परिणाम बहुत ही दुखदायक होता है। वह प्रतिदिन यह आशा करता है कि आज नलनी का पत्र आएगा, जिसमें उसे लिवा ले जाने के लिए अनुनय विनय होगी। सत्येंद्र मन ही मन यह भी निश्चित कर लेता है कि वह नलनी के अनुरोध का सम्मान रखेगा। इतना ही नहीं, वह भविष्य में उसके प्रति ऐसा व्यवहार न करने की भी ठानता है। किंतु दिन प्रतिदिन की प्रतीक्षा में 6 महीने बीत गए। नलनी की ओर से कोई संदेश न आया तो सत्येंद्र घोर निराशा से टूट गया। यदि कहीं वह झुक जाता तो स्थिति सुधर जाती, किंतु भाग्य में दोनों का मिलन नहीं लिखा था। अतः उसका अहंकार पहले से भी दोगुनी तीव्रता से जागृत हो उठा। इसके साथ ही क्रोध ने भी आग में आहुति का काम किया। वह सोचने लगा कि यदि एक स्त्री होकर वह अपना भला बुरा नहीं सोचती और नहीं झुकती, तो उसे उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। नलनी और सत्येंद्र के अविवेक ने दोनों को सदा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। यौवन के उन्माद में 2 दिल मिलते मिलते सदा के लिए बिछुड़ गए। 2 मन जुड़ते जुड़ते टूटकर छिन्न भिन्न हो गए। वस्तुतः इस अवांछनीय स्थिति के लिए दोष दोनों को नहीं दिया जा सकता, किंतु इतना तो निश्चित है कि गलती दोनों ओर से हुई है। इस तथ्य को भी केवल ऊपर वाला जान सकता है।
कि यदि गलती का पता एक साथ दोनों को लग भी जाए तो दोनों में कौन अधिक दुखी होगा। लेखक अपने लिए ही नहीं अपितु पाठक के लिए भी इसे समझना सरल नहीं मानता कि आखिर इन दोनों ने क्या सोचकर एक दूसरे की उपेक्षा करने की हठधर्मिता को अपनाया, जबकि वास्तविकता तो यह है कि युवा मन को कभी एक दूसरे से मिलने की न तो चाह होती है और न ही अपने ऊपर संयम अथवा नियंत्रण करना संभव होता है। युवा मन तो सदैव मर्यादा रूपी खूंटे को उखाड़ने और मौज मस्ती करने को आकुल व्याकुल रहता है। युवा मन की अतिरिक्त आकांक्षा व्यक्ति को मिलने के लिए उत्साहित एवं प्रयत्नशील बनाती है। लक्ष्य प्राप्ति संभव न होने पर भी व्यक्ति की चैन से नहीं बैठने देती, किंतु यहाँ दोनों ओर की अकर्मण्यता, चेष्टाहीनता तथा हाथ पर धरे बैठे रहने की प्रवृत्ति सचमुच विस्मयकारी है। बहुत सोच विचार करने पर अंततः यही कहना पड़ता है कि भावी प्रबल है। भाग्य के लिखे को मिटाना किसी के वश में नहीं। मनुष्य को वही बुद्धि आती है और वह वही करता है जो भाग्य उसे कराना चाहता है। आखिर मनुष्य नियति के हाथ खिलौना जो ठहरा। भाग 8 सुहाग रात। अपने लड़के द्वारा रूप गुण संपन्न बहू के ठुकराए जाने पर सत्येंद्र की मां को गहरा दुख पहुंचा। वह अपने भाव को कोसती हुई बोली, लाखों में एक चांद जैसी बहू के होते हुए भी उसका घर का न बस पाना सचमुच उसके किन्हीं पाप कर्मों का फल है। फिर वह सोचने लगी, वास्तव में पिया के मन को भाने वाली बहू ही रूप गुण संपन्न कहलाती है। जब पिया को ही नहीं भाई तो फिर कहाँ का रूप और कहाँ के गुण। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लड़के ने अपनी पसंद से विवाह किया और फिर अपनी मर्जी से उसे छोड़ दिया। इसमें भला मैं कहाँ से बीच में आती हूँ। इस प्रकार अपने मन में विचार करती गृहिणी वरण डाल वर वधू के स्वागत में आरती उतारने के लिए बनाई जाने वाली थाली सजाने लगी। हरदेव बाबू 2 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनकी याद आते ही गृहिणी की आंखें सजल हो उठी। नलनी की याद आ जाने से आंसुओं का वेग और भी अधिक बढ़ गया। वह सोचने लगी कि यदि सत्येंद्र के पिताजी जीवित होते तो शायद नलनी को लाने का कोई उपाय करते। अब पता नहीं नई बहू कैसी होगी। सत्येंद्र का विवाह हो गया। माँ ने वर वधू की आरती उतार कर उसका स्वागत किया। आंखों में आंसू आ जाने पर उसने बहाना बना दिया। आंखों में बार बार आंसू आ जाता है। इस प्रकार आंसुओं का बहना और पोछे जाने का क्रम चलता रहा। नलनी की बहन जैसी प्यारी सहेली गिरीबाला बड़ी मुंहफट थी। इस छोटी सी आयु में सत्येंद्र की यह तीसरी शादी है। क्या पता इस लड़के ने अभी क्या क्या गुल खिलाने हैं। सत्येंद्र ने और उसकी माँ ने यह सब सुना। वे भला क्या उत्तर देते। कल उसकी सुहाग रात है। किसी अनजान व्यक्ति से सत्येंद्र को बहुत बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुआ है। इसमें वर वधू के लिए ढाके की चादर, साड़ी आदि बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं। साड़ी तो इतनी बढ़िया है कि आज तक इस क्षेत्र में भी किसी ने न देखी होगी। आसपास के स्त्री पुरुष उत्सुकता से पूछते हैं, ऐसा बहुमूल्य उपहार किसने भेजा है। गिरिनी थूक निगल कर और आंसू रोककर कहती है, सत्येंद्र के किसी मित्र ने भेजा है। उपहार की वस्तुएं बांट दी गई। राजबाला ने उपहार की सराहना की तो नृत्यकाली समर्थन में बोली, बड़े लोग कोई घटिया उपहार कभी नहीं भेजते। कुछ देर बाद राजबाला ने पूछा, ऐसी सुंदर सुशील और गुण संपन्न बहू को छोड़कर सत्येंद्र ने फिर से विवाह क्यों किया है। ज्ञानदा बोली, समझ में तो मेरी भी नहीं आता। बहू थी तो सोने की डाली। रासमणी नाई की लड़की है। उसके मायके की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। देखने में बुरी नहीं, हाँ नाक अवश्य चपटी है। कुछ लोग उसकी आंखों को भी काफी छोटा बताते हैं। कितनी स्त्री के रूप सौंदर्य से उसके पति के सिवा किसी और को क्या लेना देना। हंसती हुई रासमणी ने राजबाला से कहा, यदि तुम समझदार होती तो उस औरत की चर्चा ही न करती। वह जिस तरह पुरुषों के मुंह फाड़ कर बातें करती थी, उसे साफ संकेत मिलता है कि उसके चरित्र ठीक नहीं है।
यदि ऐसा न होता तो वह चुपचाप घर से क्यों निकल जाती और क्यों बाबू दूसरा विवाह करते। उपस्थित महिलाओं के चुप रहने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह तथ्य उन्हें विश्वसनीय लगता है। 2-4 दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि नाई की लड़की रासमणी ने जमींदार के घर के गुप्त रहस्य को जान लिया है। भ्रष्ट आचरण के कारण ही नलनी को त्यागा गया है। गृहिणी तो नलनी पर लगाए जा रहे इस मिथ्या आरोप से विचलित हो उठी। वह अपने कमरे का द्वार बंद कर बेहल होकर रुदन करने लगी। उसने तो मन में यहाँ तक सोच लिया कि वह नलनी को अपने घर ले आएगी। सत्येंद्र ने उसे न अपनाया तो उसे लेकर वह काशी चली जाएगी। इस प्रकार चुप रहकर निर्दोष बहू को किसी के द्वारा उल्टा कहा जाना कभी स्वीकार नहीं करेगी। सत्येंद्र को माँ ने उपहार लाने वाली दासी को कमरे में बुलाया। दोनों बंद कमरे में काफी देर तक रोती रही। शांत होने पर नलनी की दासी माता बोली, बिटिया की कंचन काया लोहे जैसी काली पड़ गई है। उसने आपके चरणों में प्रणाम के बाद पूछा है कि उसके किस अपराध के दंड के रूप में उसके पति ने उसका परित्याग किया है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें दासी के मुख से सुनकर सास का बहू के प्रति स्नेह कई गुना बढ़ गया। इसी के साथ सत्येंद्र की माँ अपने बेटे के व्यवहार पर अपने को लज्जित एवं व्यथित अनुभव करने लगी। वह सोचने लगी कि क्या सत्येंद्र पर मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मेरी आज्ञा का पालन करना सत्येंद्र का कर्तव्य कर्म नहीं? मैं नलनी को घर ला कर रहूंगी। मैं अपनी गृहलक्ष्मी का ऐसा अपमान व उसकी ऐसी उपेक्षा नहीं होने दूंगी। उसी दिन सायंकाल माँ ने सत्येंद्र को बुलाकर नलनी को लिवा लाने को कहा तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया। इस पर रोती हुई माँ बोली, गांव भर में मेरी गृहलक्ष्मी पर मिथ्या कलंक लगाए जा रहे और थू थू की जा रही है। सत्येंद्र ने पूछा, कैसे कलंक? माँ बोली, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा उसे घर से निकालने और फिर से विवाह करने के लिए उसे दुष्चरित्र माना जा रहा है। मैं किस किस के मुंह पर हाथ रखने जाऊं? किसी को कुछ कहने और किसी की सुनने की आवश्यकता ही क्या है? तो तुम उसे नहीं लाओगे? नहीं, कदापि नहीं। सुनकर माँ बहुत तिलमिलाई और खूब रोई चिल्लाई। वह तो अंतिम निर्णय के लिए भी तैयार होकर आई थी। अतः ब्रह्मास्त्र के रूप में बोली, तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं कल ही काशी चली जाऊंगी। अब सत्येंद्र भी पहले वाला भोला भाला, माँ का आज्ञाकारी, माँ के कहने पर चलने वाला, माँ द्वारा कहे दिन को दिन और रात को रात कहने वाला नहीं रहा। यहाँ तक कि अब वह पत्नी पर आश्रित रहने वाला भी नहीं रहा। अतः उसने माँ की आशा के विपरीत कठोर स्वर में 2 टूक उत्तर दिया, माँ, जो आपका मन करे कीजिए, किंतु मुझे परेशान मत कीजिए। मैं नलनी को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। माँ को अपने बेटे से ऐसे रूखे व्यवहार की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। अतः वह निराश होकर बिलखती हुई चल दी। चलते चलते बोली, गांव के लोग जो भी बकते हैं, किंतु मैं जानती हूँ कि मेरी बहू सती सावित्री है। दूसरे दिन सत्येंद्र की बुआ ने सत्येंद्र को उसके मित्र द्वारा भेजे उपहार देखने को बिठा लिया। सत्येंद्र द्वारा मित्र को का नाम पूछने पर बुआ ने अनभिज्ञता प्रकट की। वह उपहार में आए कपड़े ले आया। कपड़े बहुमूल्य थे, बनारसी साड़ी और न जाने क्या क्या था। सत्येंद्र प्रेषक के बारे में विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि साड़ी के एक किनारे पर लगी गांठ पर गई। गांठ खोलने पर मिले पत्र में लिखा था, बहन, इसे जीजी द्वारा स्नेह उपहार समझकर स्वीकार करना, लौटाने की चेष्टा हरगिज न करना। सत्येंद्र के लिए सुहाग रात में बिछाई पुष्प शैया कंटक शैया में बदल गई। भाग 9। नरेंद्र बाबू का पत्र। युवा का अहंकार कितना अंधा होता है और किस प्रकार परिणाम की कोई चिंता नहीं करता। इसका सजीव उदाहरण सत्येंद्र है। उसे याद आया कि बचपन में भी हठ करने की उसकी आदत थी, किंतु पिता द्वारा पिटाई किए जाने पर वह सही रास्ते पर आ जाता था। किंतु आज कान खींचने वाले और राह दिखाने वाले किसी के न होने से उसकी हठ ने यह अनर्थ सामने ला दिया है। जवानी मस्तानी होती है। इस आयु में जोश ही जोश होता है।
होश के लिए कोई स्थान नहीं होता, किंतु बहुतों के अथवा सबके जीवन में एक न एक समय ऐसा आता है जब युवक को अपना जीवन भार लगने लगता है। सत्येंद्र भी इसका अपवाद नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति अपने गलत आचरण से लोगों की सहानुभूति खो नहीं बैठता? क्या वह दूसरों का घृणा पात्र नहीं बन जाता? क्या ऐसा व्यक्ति जीवित होने पर मृत नहीं होता? प्रिय पाठकों, आपको यह बताना भी आवश्यक है कि पापी का अंत शीघ्र निकट नहीं आता। शीघ्र मृत्यु तो उसके लिए वरदान होती है। यदि ऐसे व्यक्ति के प्राण जल्दी छूट जाए तो वह प्रायश्चित पूरा कैसे होगा और लोगों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? सत्येंद्र भी जीवित है, किंतु उसके लिए एक एक दिन नहीं, एक एक पल बिताना कठिन हो रहा है। वह प्रति क्षण छटपटाता है और मृत्यु की कामना करता है, परंतु मृत्यु उसके पास नहीं भटकती। सत्येंद्र बीच बीच में अपने को धोखा देने के प्रयास में सोचता है कि वह अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीता है, किंतु पौना में चरित्रहीनता का कलंक भोग रही नलिनी के जीवित रहते वह अपने घृणित अतीत को कैसे भूल सकता है? विवाह के 2 महीने बीतने के बाद सत्येंद्र को आज एक पत्र और छोटा सा एक पार्सल मिला है। पत्र लिखने वाला है नलिनी का भाई नरेंद्र। पत्र इस प्रकार से है। सत्येंद्र बाबू, इच्छा न होने पर भी अपनी प्यारी बहन नलिनी के प्रति स्नेहवश उसके अनुरोध से मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मृत्यु से पूर्व ही उसने आपके नाम की यह अंगूठी आपको लौटाने को कहा था, जो पत्र के साथ वापस भेज रहा हूँ, ताकि आप अपनी नई पत्नी को पहना सके। यह भी नलिनी की इच्छा थी। आशा है कि आप उसकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। हाँ, उसका अंतिम अनुरोध था, आपके द्वारा इस नई बहन को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत दिया नरेंद्र। सत्येंद्र को याद आया कि पुत्र जन्म के अवसर पर सत्येंद्र ने यह अंगूठी नलिनी को पहनाई थी। पुत्र की बाद में मृत्यु हो गई थी। सत्येंद्र नाथ अब पौना नहीं रहता। उसकी माँ भी किसी कारण से काशी नहीं जा सकी। नई बहू विधु शायद पिछले जन्म में नलिनी की छोटी बहन रही होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स भी करके बताएं कि आप कौन सी रचनाएं सुनना चाहते हैं। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।